हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रखा है। 2011 से लेकर के 2024 तक के जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है। ये सीरीज़ पॉलिटी की है। इसमें हम पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस 2011 से लेकर के 2024 तक में पूछे हुए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से, उसको हम कवर करेंगे। पॉलिटी की रेलेवेंसी यूपीएससी में आप सभी लोग जानते ही हैं, हर साल अप्रॉक्स 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में पूछ ही लेता है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाए। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस पूरे सीरीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इसका रिलेवेंसी आपको एग्ज़ाम जब आप देंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 2011 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। इन इंडिया इफ़ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज़ इट इंटाइटल्ड टू। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में अगर रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी को एक नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाए तो उनको इसमें से कौन कौन से एडवांटेज दिए जाएंगे। मतलब कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया, माइनॉरिटीज़ को कौन कौन से एडवांटेज दिए गए हैं भारत में। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है। पहला क्या कह रहा है। इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, माइनॉरिटीज़ को ये दिया गया। ठीक है। माइनॉरिटीज़ के पास ये एडवांटेज है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंडर। आर्टिकल 30। ठीक। आर्टिकल 30 के अंडर में माइनॉरिटीज़ के पास ये एडवांटेज है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू द लोकसभा। देखो ऑटोमेटिकली ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब पूरे संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा में सीट्स वगैरह प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक, मतलब कि माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे ऑटोमेटिकली उनको रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे लोकसभा में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, ये गया। ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। थर्ड क्या कह रहा है। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द पीएम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है। ये माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 15 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है। तो हाँ, अगर रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटीज़ को नेशनल, भारत में नेशनल माइनॉरिटीज़ का स्टेटस मिल जाता है रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी को, तो क्या होगा, वो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक। थर्ड सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज़। हाँ ये तो कंफर्म है, माइनॉरिटीज़ वर्ड को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, पूरे संविधान में कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आर्टिकल 30 क्या करता है। All minorities have right to establish and administer educational institution of their choice. Minorities के पास right होता है कि वो अपने choice के according educational institution establish और administer कर सकते हैं। Second statement incorrect है क्योंकि लोकसभा में सीट्स के लिए communal representation का कोई भी provision constitution में नहीं दिया हुआ। थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब यही दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इन्हांस अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड इंश्योर एन इक्विटेबल शेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि माइनॉरिटीज़ का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट्स प्रोग्राम था। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो ऑब्वियसली बात है, जब तो जो रिलीजियस एक्ट माइनॉरिटी का स्टेटस जिसको मिल जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। मेनली क्वेश्चन ये पूछा ना, नॉट कह रहा है इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है कहाँ पे, पार्ट 4A आर्टिकल 51A में। ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है,
एक एक करके देखते हैं। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये नहीं मेंशन किया हुआ है। जो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A आर्टिकल 51A में दिया हुआ है उसमें ये चीज़ नहीं मेंशन की हुई है कि पब्लिक इलेक्शन में वोट देना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड टाइटल्स, ये भी है। देखते हैं, देखो आर्टिकल 51A पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ? फंडामेंटल ड्यूटी। These duties are the moral and civic obligation that all citizens of a nation. To vote in public election is not a fundamental duty. पब्लिक इलेक्शन में वोट करना ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। देखो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, मतलब कि जब संविधान हमारा बना था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दिया हुआ था। इसको ऐड ऑन किया गया था बाद में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिया हुआ था। इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर द फर्स्ट रिकमेंडेड बाई, सबसे पहले किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। इट्स नीड वॉज फेल्ड ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी, जब इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 में लगी थी उस वक्त में फंडामेंटल ड्यूटी की ज़रूरत समझ में आई, ठीक है, उसकी नीड फील हुई। एंड वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। बाद में चल करके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल ड्यूटी उसमें और एड ऑन किया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ये CFI, ये कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो CFI है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से फंड निकालने के लिए किसकी ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। किस लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड विड्रॉल करने के लिए। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, ऑल द रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑल द पेमेंट्स आर डेटेड फ्रॉम हियर, ठीक। ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी इशूड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है। कोई इस फंड से मतलब पैसे नहीं निकल सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइजेशन ना मिल जाए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइजेशन ना मिल जाए, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? all the revenue received by union government by way of tax and other receipts for the conduct of government business are credited to the, ये कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी रेवेन्यू रिसीव किए जाते हैं, कैसे? जो भी टैक्स वगैरह से या और भी रिसीट्स से जो भी पैसे, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, वो कहाँ पे रखे जाते हैं, कहाँ पे क्रेडिटेड होते हैं, कहाँ पे उनका फंड होता है? तो CFI में, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी टैक्स रिसीट्स मतलब जो भी रेवेन्यू रिसीव किया जाता है वो वहीं पे क्रेडिटेड होता है। समझ में आया? आया ना? CFI में ही सारे पैसे रखे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी, इसका वो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑल पेमेंट्स आर डेटेड फ्रॉम इट, ठीक। जो भी रिसीट्स वगैरह आते हैं इसमें ही जाते हैं और यहाँ से ही निकल करके पेमेंट्स डेट होते हैं। Thus, all the revenue received by the union government by way of tax and other receipts for the conduct of government business are credited to it. All the legally authorized payment on behalf of government of India are made out of this fund. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? When the annual union budget is not passed by लोकसभा, अब ये केस वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अगर लोकसभा द्वारा एनुअल यूनियन बजट पास नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? हमें पता है इस, अगर मान लो ये बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होता है, बट अगर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा द्वारा एनुअल यूनियन बजट पास नहीं हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, रेजिग्नेशन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा द्वारा एनुअल यूनियन बजट पास नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो इनमें से क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको देंगे रेजिग्नेशन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। देखते हैं, देखो समझ में आया?
आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट प्रेजेंट बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच ईयर। कौन प्रेजेंट करेगा ये भी ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है या नहीं दिया है, वो प्रोविजन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ estimated receipts and expenditure of the government of India that has to be laid before the parliament in respect of every financial year। हर फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो आने वाला साल है उसमें कौन सा खर्चा होगा, उसमें कौन सा खर्चा होगा और कौन से रिसीट्स आएंगे और कौन से खर्चे होंगे, ये सब मेंशन रहता है किसमें, फाइनेंशियल बजट में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर उसमें मेंशन्ड होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। अब देखो दोनों का मतलब एक बार आप समझ लो क्या होता है। इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है, जब इलेक्शन आने वाली होती है, ठीक है, इलेक्शन हेल्ड होने वाला होता है और उस टाइम पे फाइनेंशियल बजट पास करना होता है, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, पूरे साल का, पूरे ईयर का फाइनेंशियल बजट पास नहीं होता है। ठीक है, ये इंटरिम बजट पास होता है, मतलब कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होता, दूसरी गवर्नमेंट नहीं बन जाती, तब तक के लिए जो बजट होगा, जो रिसीट्स, जो रेवेन्यू सॉरी जो रिसीट्स और जो एक्सपेंडिचर होंगे, वो जो बजट तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरिम बजट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्शन हेल्ड होने वाला है उस ईयर में, तो इलेक्शन होने तक जो बजट पास किया जाएगा, क्योंकि पूरे साल का तो पास किया नहीं जाएगा, तो इलेक्शन होने तक जो मतलब नई सरकार बनने तक जो बजट रहता है, जो बजट पास किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है, वोट ऑन अकाउंट। मान लो गवर्नमेंट को जो पैसे मतलब कहा गया है कि ठीक है इतने रिसीट्स में खर्चे करने हैं, बट इन केस वो कम पड़ते हैं, तो और भी पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, उसी को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। समझ में आया, देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्शन होने वाला है, जब इलेक्शन होने वाला है तो पूरे साल का तो बजट उस टाइम पे पास नहीं होगा जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, तो जब तक नई सरकार बन नहीं जाती तब तक के लिए जो बजट पास किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरिम बजट। ठीक, वोट ऑन अकाउंट, मान लो गवर्नमेंट को जो पैसा दिया गया है कि आप इतना खर्चा करना है, बट सफिशियंट मतलब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सफिशियंट अमाउंट नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगी और फंड के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगी और उस पर वोटिंग होती है, उसी को क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट। अब समझ में आया, चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया है ना। क्या कह रहा है, फर्स्ट द प्रोविजन ऑफ वोट एन अकाउंट इज यूज बाय रेगुलर गवर्नमेंट वाइल एन इंटरिम बजट इज अ प्रोविजन यूज बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। गलत है, इंटरिम बजट भी हर गवर्नमेंट के लिए होती है, रेगुलर गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इंटरिम बजट का मतलब समझ में आया ना, अगर दोनों का मतलब आप लोग को समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड क्या कह रहा है, वोट एन अकाउंट ओनली डील विथ एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। ये स्टेटमेंट सही है। देखो वोट एन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की खर्चे होते हैं, क्योंकि पैसा इनसफिशियंट हो गया, ठीक है, कम पड़ गया, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अप्रूवल ली और पैसे लिए और उनको खर्च की, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर हुआ ना, गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपेंडिचर हुआ। बट इंटरिम बजट में एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों होते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए समझो वो बजट होता है। समझ में आया, तो आंसर इसका बी होगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्यों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अप्रोचिंग इलेक्शन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू प्रेजेंट अ फुल बजट। ठीक, जब इलेक्शन आने वाला होता है तो फुल बजट नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है, देयरफॉर गवर्नमेंट प्रेजेंट एन इंटरिम बजट। उस टाइम पे क्या होता है, इंटरिम बजट होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। हाँ, तो ये क्या कह रहा था, इंटरिम बजट भी हर गवर्नमेंट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर्स के लिए नहीं होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए बस नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड करेक्ट है। वोट ऑन अकाउंट क्या है, प्रोविजन बाय विच गवर्नमेंट सीक्स पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर फंड दैट आर सफिशिएंट टू बियर द एक्सपेंडिचर टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट टेक प्लेस।
ठीक। वोट एन अकाउंट कंटेन ओनली द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात किया, विच एम्स एट प्रमोटिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो हमें पता है 73rd और 74th पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे क्या? प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये कह रहा है 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था, जिसका क्या मेन एम था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना। तो वो अमेंडमेंट इनमें से क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से क्या प्रोवाइड करता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? यही क्वेश्चन पूछा है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ऐसा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। हाँ, 73वें संशोधन अधिनियम से ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, ये भी सही है। 73वें संशोधन अधिनियम से ही ये क्लियर हुआ था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? हर पंचायत इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगी, ये भी सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट भी कब हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, ये तीनों 73वें संशोधन अधिनियम से हमें मिला है। ठीक है, आंसर डी होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बट मेनली यही देखिएगा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमें क्या क्या मिला। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, किससे रिलेटेड? इन इंडिया अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। भारत में जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है? मतलब ये प्रोविज़न कहाँ पे दिया हुआ है? उनको बनाने का प्रोविज़न कहाँ पे दिया हुआ है? भारत के संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रोविज़न है, वो कहाँ पे दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। सेकेंड क्या कह रहा है? प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। हाँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया में डेवलपमेंट प्लान को ड्राफ्ट करते हैं ये कौन? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट सेकेंड सही है, यहाँ से दो एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखते हैं। हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। गलत। देखो, ये जो मेट्रोपॉलिटन कमेटी है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में डेवलपमेंट प्लान्स को ड्राफ्ट करने का काम करते हैं, ना कि एग्जीक्यूट करने का। ये तो इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिंग का काम दे दिया ना, नहीं, इनका ड्राफ्टिंग का काम है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा। थर्ड गलत होगा। हमारा आंसर क्या आ गया? ए, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, फर्स्ट सही है। आर्टिकल 243ZE पार्ट 9A में क्या दिया हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में दिया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243P मैंडेट्स फॉर्मेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिसको MPCs भी कहते हैं, इन ऑल मेट्रोपॉलिटन एरियाज वेयर पॉपुलेशन इज अबव 10 lakhs। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। MPC क्या प्रिपेयर करती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में डेवलपमेंट प्लानिंग को ड्राफ्ट करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि MPC का काम क्या होता है? ड्राफ्टिंग का। ठीक है, ना कि एग्जीक्यूटिव का। इम्प्लीमेंटिंग का काम नहीं होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इट इनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कह रहा है कि क्या फाइनेंस कमीशन, जो भारत का फाइनेंस कमीशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को इनकरेज करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? नहीं, ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क नहीं है। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ये तो RBI का काम है ना। तो तीनों नहीं होगा। फोर्थ क्या? नन ऑफ द स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। देखो, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को सही से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2011 में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2012 के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके बीच में? सेंटर और
स्टेट के बीच में, कैसे बताइए? जो 3 लिस्ट दिया हुआ है, 3 लिस्ट्स मेंशन है ना, उसके थ्रू, कौन कौन से लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके थ्रू सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस स्कीम से लिया गया है, वो किस स्कीम पे बेस्ड है? ऑप्शन है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत बार देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो लिया गया है। समझ में आया? चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कहाँ पे मेंशन है? 7th शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में ये मेंशन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है उसमें? 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, डिवीजन ऑफ पावर बेस्ड किस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे दिया है। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो हमें पता है डीपीएसपी ऐसे डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिवाइड नहीं किया गया है, बट डीपीएसपी 3 पार्ट्स में जो उसमें कंटेंट दिया हुआ है उस बेसिस पे डीपीएसपी 3 पार्ट्स में, किस किस पार्ट में? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल को शो कर रहा है? गांधीयन प्रिंसिपल का मेन एम क्या था? विलेज और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनका प्रमोशन। ठीक, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह का प्रमोशन। समझ में आया? तो अब एक एक करके देखते हैं। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं, ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, हाँ, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाना, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ये भी है। मतलब ओवरऑल क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल रूरल एरियाज को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है। तो सेकंड थर्ड होगा। फोर्थ देखते हैं। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर सेकंड एंड थर्ड बी हो जाएगा। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन अंडर आर्टिकल 36 to 51। डीपीएसपी कहाँ पे मेंशन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। डीपीएसपी हैव बोरोड, कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट कंटेंट के बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक, आर्टिकल 40 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 क्या बात करता है? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। और आर्टिकल 43 प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। ये कह रहा है इनमें से एजुकेशन कहाँ कहाँ पे किस में दिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हाँ, इसमें भी एजुकेशन के बारे में मेंशन है। रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी एजुकेशन है। 5th 6th शेड्यूल में भी है, 7th शेड्यूल में भी है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। ये पांचों में एजुकेशन के बारे में, मतलब पांचों एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पांचों पार्ट जो है, डीपीएसपी, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़, 5th 6th और 7th शेड्यूल, ये पांचों ये पांचों एजुकेशन से डील करते हैं। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे। देखो आंसर सही है, देखते हैं कैसे। डीपीएसपी में क्या है? आर्टिकल 45, ये क्या बात करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। जब तक वो 6 साल की एज कंप्लीट नहीं कर लेते हैं बच्चे, तब तक उनको फ्री चाइल्ड केयर और एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन की बात किया, फिर बाद में ये अमेंडमेंट वगैरह भी हुआ इसमें एजुकेशन से ही रिलेटेड। अब देखते हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ कैसे एजुकेशन को रखते हैं। शेड्यूल 11 एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल
11 ऐड किया गया है। शेड्यूल 11 में क्या क्या है देखो, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ पंचायत। शेड्यूल 11 में क्या बात किया गया है, पंचायत से रिलेटेड उनके पावर क्या क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है और अथॉरिटीज़ की बात की गई है। आर्टिकल 243G, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज़ अलाउड 29 सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 243G में क्या है, जो PRI होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये 29 सब्जेक्ट से डील करता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एजुकेशन भी है। ठीक है, लोकल एरियाज़ में एजुकेशन प्रमोट करना, समझ में आया। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसमें, आर्टिकल 243G में 29 सब्जेक्ट्स की बात करता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एजुकेशन भी है। सेम वैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शेड्यूल 12 को ऐड किया गया। शेड्यूल 12 क्या करती है, म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की बात करती है। आर्टिकल 243W, यहाँ देखो 243G है, ये 243W, ये 18 सब्जेक्ट्स की बात करती है, जिसमें एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। डिफरेंस बस यही है कि शेड्यूल 11 में रूरल एरिया से रिलेटेड है और शेड्यूल 12 में म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। ठीक, तो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज एजुकेशन को कैसे इंक्लूड किए, ये भी क्लियर हो गया। DPSP कैसे इंक्लूड है, DPSP में एजुकेशन कैसे इंक्लूडेड है, ये भी समझ में आया। अब देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल रीजन विच ऑल्सो डील्स विद एजुकेशन। ठीक, देखो अब सेवन शेड्यूल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेजे गए थे, जिसमें से एक एजुकेशन भी था। तो ऐसे ये पांचों चीज़ें कौन कौन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल, 7 शेड्यूल, ये पांचों चीज़ क्या है, एजुकेशन से भी डील करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पांचों चीज़ें मेंशन है, वो एजुकेशन से भी डील करती है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या कह रहा है, इनमें से डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट क्या क्या मेंशन है, देखते हैं। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, कहाँ पे, क्या ये इनिशियली था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था, इसको बाद में लिया गया है, कब लिया गया, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। PYQs करने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पहले देखते हैं। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हाँ ये होगा। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। वीकर सेक्शन को सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो सेकंड नहीं होगा। अब यहाँ से एलिमिनेट करिए, हमारा डायरेक्ट आंसर C आ गया। समझ में आया, देखो अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कौन कौन सा फंडामेंटल है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हाँ, टू फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड फ्रॉम स्ट्रगल that inspired the struggle for freedom, to protect the sovereignty, unity and integrity of India, to render national service when called upon to do so, promote common spirit of brotherhood। तो ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्या है, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, प्रेसिडेंट किसके किसके रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से किसके किसके रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये तो डायरेक्ट मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है, किसका किसका करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो आइए पहले देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। हाँ, यूनियन फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन वगैरह देती है उसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट होगा। सेकेंड, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, नहीं, पब्लिक अकाउंट कमिटी के रिपोर्ट को, मतलब ये ड्यूटी नहीं है प्रेसिडेंट की कि इनके रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करें। सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, मतलब ये दोनों कैंसिल। फर्स्ट होगा, दोनों हो सकता है। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग भी कहते हैं, हाँ,
कैग के रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया सी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ भी होगा इसका मतलब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये भी है। देखो तो ये देख लीजिए किसके किसके रिपोर्ट को प्रेसिडेंट लेज रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, किस किस बॉडी के रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किसका किसका है? रिपोर्ट ऑफ कैग, एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस, रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ SC/ST, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पे मेंशन है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है। क्वेश्चन में ये आपके डायरेक्ट दे दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि इनके रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करें। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का सीन पूछ लिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट टाइम में, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपॉइंटमेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर का क्या सीन होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। यही पूछा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कहाँ होने चाहिए अपॉइंटमेंट टाइम पे। नीड नॉट नेसेसरली टू बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। ये सही है। प्राइम मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट हो रहा है उस टाइम पे वो दोनों हाउस में किसी हाउस के मेंबर हों, बट 6 महीने के अंदर उन्हें एक हाउस का मेंबर होना ही होना है। ठीक है, एक हाउस की मेंबरशिप लेनी ही लेनी है। याद रखिएगा 6 महीने के अंदर। तो आंसर ए हो गया। और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। नीड नॉट नेसेसरली टू बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा बस के हो, लोकसभा राज्यसभा किसी की भी हो सकता है, बट 6 महीने के अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस के मेंबर उन्हें होना होगा। ठीक, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउस में से एक हाउस के मेंबर होने ही चाहिए या फिर लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि अब समझ में आया ना कि प्राइम मिनिस्टर अपने अपॉइंटमेंट टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस के, लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी हाउस के मेंबर हो, बट 6 मंथ के अंडर में दोनों में से किसी एक हाउस के मेंबर इन्हें होना होगा। ठीक है, मेंबरशिप लेनी होगी। देखो, एज पर आर्टिकल 75(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 75(1) में। हु ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस ले करके प्रेसिडेंट और भी बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 75(1). A person who is not a member of the parliament state legislature can be appointed as PM or CM for 6 months। 6 महीने के लिए मेंबर PM या CM अपॉइंट हो सकता है, बट उस टाइम के अंदर उन्हें, मतलब 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी हाउस का मेंबरशिप लेना होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्या कह रहा है? इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज। अब देखो, एडजर्नमेंट मोशन डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी पब्लिक टॉपिक पे अर्जेंट मीटिंग डिस्कस करना क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में भी आ रहा है। एडजर्नमेंट मतलब कि अर्जेंटली, थोड़ा दोनों में प्रोनाउंसिएशन नियर अबाउट सेम आ रहा है ना, एडजर्नमेंट अर्जेंटली। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, अर्जेंटली किसी पब्लिक टॉपिक पे डिस्कशन अरेंज करना। ठीक है, वही क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन। टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक, समझ में आया? ए देखो, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब, एडजर्नमेंट मोशन वन ऑफ द डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री की एक डिवाइस है एडजर्नमेंट मोशन। इसमें क्या होता है? इट इज इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इज डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। ठीक है, समझ में आया? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही थोड़ा बहुत कनेक्ट करके आपको पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दे दिया, 3 स्टेटमेंट है, इनमें से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ये गलत है।
ऐसा तो है ही नहीं कि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम इलेक्शन डिस्प्यूट को सॉल्व करना नहीं है। इलेक्शन डिस्प्यूट को सॉल्व करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम ये नहीं है, तो सेकंड भी नहीं होगा। आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया। बट थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। गलत। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। समझ में आया। चलिए देखते हैं इसको। देखो नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। यूटीज जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी ये राज्यसभा में रिप्रेजेंटेड हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी यूटीज राज्यसभा में रिप्रेजेंटेड नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर होता है इलेक्शन डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड तो इनकरेक्ट है ही। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिला करके पार्लियामेंट को कंसिस्ट करते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। समझ में आया। लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है, ही शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, गलत है। प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये लोग ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर होते कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, किसके, ऑफ लोकसभा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, यहाँ से दो एलिमिनेट हो गया। समझ में आया। सेकंड क्या कह रहा है, ही शी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज़ टू बिकेम अ मेंबर ऑफ हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन। ये भी गलत है। देखो लोकसभा स्पीकर कौन होगा, जो लोकसभा का मेंबर होगा, उन्हीं मेंबर्स में से एक किसी को लोकसभा स्पीकर का ऑफिस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है कि जब भी उनको इलेक्ट किया जाए तो वो उस टाइम पे क्या हो, लोकसभा के मेंबर हों, तो सेकंड भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, इफ़ ही शी इंटेंड्स टू रिज़ाइन द लेटर ऑफ हिज और हर रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर। हाँ, अगर लोकसभा का स्पीकर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। ये स्टेटमेंट सही है, बी सही है। समझ में आया। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। स्पीकर कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 93 से 97 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 93 से 97 क्या डील करता है, प्रोविजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। यूजुअली स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर एंड डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि जो लोकसभा के मेंबर होंगे उनमें से ही एक मेंबर एज अ स्पीकर चूज किया जाएगा, तो उनको तो ऑफिस का मेंबर होना ही होगा ना। थर्ड स्टेटमेंट सही है। लोकसभा के स्पीकर को अगर क्या करना है, रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बिन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, तो वो कौन सी स्पेशल पावर है, ये क्वेश्चन यही पूछ लिया। देखते हैं एक एक करके। टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट, ये राज्यसभा के पास, राज्यसभा का स्पेशल पावर नहीं है। सेकंड देखते हैं, टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडियन सर्विसेज, ये सही है। ऑल इंडियन सर्विसेज वगैरह में चेंज करने का पावर किसके पास है, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस वगैरह करने का ये भी स्पेशल पावर किसके पास है, राज्यसभा का। तो ये ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के पास लिमिटेड स्पेशल पावर्स है, बट कहाँ कहाँ पे है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि स्टेट लिस्ट में कुछ चेंज करना, ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह में चेंज करना, ये पावर राज्यसभा के पास है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखो, टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा हैज़ बीन गिवन 4 एक्सक्लूसिव स्पेशल पावर। अभी मैंने पीछे बताया ना कि लिमिटेड पावर होते हैं इनके पास, तो ये ध्यान दीजिएगा 4 ही हैं इनके पास।
राज्यसभा के पास 4 पावर्स ऐसे हैं जो लोकसभा द्वारा एंजॉय नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा एंजॉय करेगा। कौन 4 हैं ये ध्यान दीजिए। आर्टिकल 249 में मेंशन है, इट कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इनमरेटेड इन स्टेट लिस्ट में है। आर्टिकल 312 में क्या है, इट कैन ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड इनके पास स्पेशल पावर है। आर्टिकल 67 में क्या है, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा नॉट इन लोकसभा। आप देख लीजिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो उसका रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है, प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन रिमेन इफेक्टिव इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय राज्यसभा अलोन इफ लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर और ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। देखो, लोकसभा अगर डिसॉल्व वगैरह हो गई है तब भी अगर राज्यसभा अप्रूव कर दे रही है कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए या अभी एक्सटेंड होनी चाहिए, तो वो इमरजेंसी एक्सटेंड होंगी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के ही परमिशन से। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ। लोकसभा और राज्यसभा का मान लो किसी भी एक पॉइंट पे व्यूज सेम नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होती है। ठीक है। तो ये पूछा है किस किस जगह पे ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। हर जगह पे ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब भी डेडलॉक होंगे तो हर सीन में, हर केसेस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता, कुछ केसेस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। तो ये पूछा है इनमें से किन केसेस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। देखते हैं। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, हाँ, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में अगर किसी भी पॉइंट पे लोकसभा और राज्यसभा के पॉइंट मतलब जो व्यूज़ हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं तो उस सीन में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट होगा, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, मनी बिल। नहीं, मनी बिल का केस अगर है तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, मतलब मान लो मनी बिल का कोई केस है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। हाँ, अगर फाइनेंशियल बिल है, ये ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल बिल है तब ज्वाइंट सिटिंग होगा। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, अगर मनी बिल है तो नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इस केस में भी नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे दोनों का पॉइंट मैच नहीं करता है। ठीक, तो सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, आंसर हमारा ए। देखो, ज्वाइंट सिटिंग कहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैकेनिज्म टू ब्रेक अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द पासेज ऑफ अ बिल। ठीक है। अब मान लो जब ज्वाइंट सिटिंग है, समन का क्या है, प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग। कौन समन कर सकता है, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग को फॉर द पर्पस ऑफ डेलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। ठीक है। बिल्स को देखते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, अभी मैंने बताया ना कि ये ज्वाइंट सिटिंग कहाँ कहाँ पे होगा, किस किस केसेस में होगा, हर केसेस में तो होगा नहीं। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, पीछे मैंने बताया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल बिल पे बस, मनी बिल पे नहीं होगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। कोरम क्या रहेगा, कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ ज्वाइंट सिटिंग शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउसेज। कितने ज्वाइंट सिटिंग में, ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स बैठेंगे, नहीं। ज्वाइंट सिटिंग का कोरम क्या होगा, हाउसेस के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 1/10। तो ये ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट सिटिंग में 1/10 मेंबर, दोनों हाउसेस को मिला करके जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उनके 1/10 बैठेंगे। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइड कौन करेगा, ज्वाइंट सिटिंग, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग एंड अ डिप्टी स्पीकर इन हिज एब्सेंस। ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है। अगर मान लो लोकसभा के स्पीकर क्या है, एब्सेंट है, तो उस केस में कौन करेगा, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर। ठीक। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग, ऐसा नहीं होगा। राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन। तो ये एक छोटा सा जिसको कहते हैं थोड़ा सा घुमाऊ है, ये ध्यान दीजिएगा।
राज्यसभा के चेयरमैन ज्वाइंट सीटिंग को कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स नहीं होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, बट जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो प्रिसाइड कर सकते हैं। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर होते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू डेलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेलिमिटेशन कमीशन से कुछ स्टेटमेंट दे दिया, आगे क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। डेलिमिटेशन कमीशन होता क्या है पहले ये बताइए। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी क्या होती है, कुछ एरिया होता है ना इतने एरिया के लिए, तो उस एरिया की बाउंड्रीज वगैरह को चेंज करने के लिए कौन होते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन। वो सिर्फ डेलिमिटेशन कमीशन ही लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बाउंड्री होता है उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सही है। कोर्ट ऑफ लॉ में डेलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर, ये भी सही है। ओवरऑल क्या है, डेलिमिटेशन कमीशन का जो भी पॉइंट होगा, जो भी ऑर्डर होगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आया? आंसर क्या होगा हमारा, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, मतलब आप ओवरऑल यही समझिए कि डेलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। भारत में जो पब्लिक फाइनेंस है उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे हो सकती है, इनमें से किन किन वेज से पार्लियामेंट का कंट्रोल हो सकता है, कहाँ पे, भारत में पब्लिक फाइनेंस पे। देखते हैं एक एक करके। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है उसके थ्रू, हाँ, पब्लिक फाइनेंस पे कंट्रोल हो सकता है पार्लियामेंट का ऐसे। सेकंड क्या कह रहा है, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल। यहाँ पर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल आया, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए क्या होगा, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक पैसे नहीं निकाल सकते, और ये बिल कौन पास करेगी, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की कंट्रोल हुई ना पब्लिक फाइनेंस पे ऐसे, ये भी होगा। थर्ड क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट। देखो ये भी होगा, मैंने क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किया है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट क्या है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट से पार्लियामेंट का कंट्रोल पब्लिक फाइनेंस पे होगा। फोर्थ देखते हैं, पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय अ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, नहीं, इसके थ्रू पब्लिक फाइनेंस पे पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो फोर्थ नहीं होगा, तो एलिमिनेट करिए, फोर्थ नहीं होगा। आंसर हमारा क्या आ गया, ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 क्या करता है, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, आर्टिकल 114 114 मैंडेट्स दैट गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम इट ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए क्या होगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल रिसीव करना होगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट आर्टिकल 116 में मेंशन है, इन सब से क्या होगा, पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा, कहाँ पे, पब्लिक फाइनेंस पे। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, देयर इज नो सच पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस टू रिव्यू प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए ऐसा कोई पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस नहीं है। Though there is an estimate committee of parliament to review policies and continuous examination of estimate from time to time throughout the year. Statement fifth भी सही है, क्या था, financial bill is a part of union budget stipulating all the legal amendments required for the change in taxation proposed by the finance minister. समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जुरिस्डिक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ ओरिजिनल होते हैं, अपीलेट होते हैं। अपीलेट का मतलब क्या, जो वया अपील के थ्रू आते हैं। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
क्या है? इन चारों में से 4 स्टेटमेंट दे दिया है, पूछ रहा है इनमें से सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा है। देखते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। भारत सरकार और कोई एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ये सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। सेकंड क्या है? डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, नहीं। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटीज, ये भी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार और यूटी के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। और भारत सरकार और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर, अब देखो आगे नहीं लिखा हुआ है, स्टेट्स है, ये लग रहा है छूट गया। क्या है? अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो किसके अंडर में होगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में होगा। जैसे एक एग्जांपल मान लो, जैसे यूपी और बिहार में कोई डिस्प्यूट है किसी वाटर को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये क्या होगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। समझ में आया? या ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही स्टेट्स, मान लो एमपी भी है, यूपी एमपी बिहार इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट है तो ये किसके अंडर में आएगा? सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में। फर्स्ट और फोर्थ मतलब कि सी आंसर। समझ में आया? देखो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है? नो इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू द हाउस और आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि दो आपस में स्टेट्स के बीच में या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में लड़ाई है, एक स्टेट या एक से अधिक स्टेट के बीच में, तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी ऑटोनॉमी को सेव करने के लिए, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? संप्रभु। उनकी ऑटोनॉमी को सेव करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हायर लेवल पे है और वो वहीं पे रहेगा, उनमें कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे, इसको सेफ रखने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं? तो ये देखते हैं। वाइल अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते समय ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से अपने जो विल पावर होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट को लेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट को लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए। फर्स्ट होगा, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, इसका मतलब थर्ड भी होगा। थर्ड क्या है? सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे वोट वगैरह लेजिस्लेचर को नहीं देना होता है। समझ में आया? तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक प्रोविज़न है जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड किया जाता है। फर्स्ट और थर्ड तो होगा। सेकंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। देखो ये गलत है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे इन्हें हटाया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि हमारा आंसर डायरेक्टली ए आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन कंसल्टेशन किसकी होती है? मेंबर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, ठीक है। तो इससे सेफगार्ड हुआ ना। दूसरा इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सैलरी अलाउंसेस जो भी है कहाँ से चार्ज किए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दस दे आर नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट
विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एरियाज कवर्ड अंडर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसको क्या कहते हैं? पेसा। पेसा एक्ट 1996, उसके बारे में क्या कह रहा है? एरियाज जहाँ पे पेसा एक्ट लगते हैं वहाँ पे व्हाट इज़ द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया? जहाँ पे पेसा एक्ट, मतलब वो एरियाज जहाँ पे पेसा एक्ट लगते हैं वहाँ पे ग्राम सभा का क्या रोल या क्या पावर है? देखते हैं। ग्राम सभा हैज़ पावर टू प्रिवेंट एलिनिएशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज। हाँ, शेड्यूल एरियाज में लैंड वगैरह का एलिनिएशन किसके अंडर में होता है? ग्राम सभा के। ग्राम सभा के पास पावर होता है, सही है। ग्राम सभा हैज़ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप किसके पास होता है? ग्राम सभा, जहाँ पे पेसा एक्ट लगता है। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरियाज। गलत है। शेड्यूल एरियाज में माइनिंग के लिए, किसी भी मिनरल के माइनिंग वगैरह के लिए जो लाइसेंस ग्रांट होता है वो ग्राम सभा द्वारा नहीं ग्रांट होगा, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा, ये यहाँ पे एनी दे दिया है इसलिए गलत है। ग्राम सभा द्वारा सिर्फ और सिर्फ माइनर मिनरल जो होते हैं, माइनर मिनरल, उनके लीज के, उनके माइनिंग लीज के लिए जो लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं वो सिर्फ ग्राम सभा द्वारा दिए जाएंगे, मेजर मिनरल के लिए नहीं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। माइनर मिनरल के लिए तो ग्राम सभा दे सकती है बट मेजर मिनरल्स के लिए नहीं। फर्स्ट सेकंड सही है, ये होगा। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलिनिएशन ऑफ लैंड एंड टू रिस्टोर एनी अनलॉफुल एलिनिएशन ऑफ लैंड ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। उसमें पेसा एक्ट, मतलब जिस एरिया में पेसा एक्ट वगैरह लग रहा है वहाँ पे क्या है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और माइनर मिनरल, उस पर कंट्रोल किसका होता है? ग्राम सभा का होता है। बट थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे एनी मिनरल दे दिया। एनी मिनरल में मेजर मिनरल भी इंक्लूडेड होते हैं। मेजर मिनरल पे ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई पावर नहीं है। माइनर मिनरल्स पे इनका पावर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब देखिए, आप देख रहे होंगे 2012 में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। कितना ज़्यादा रेलेवेंसी है पॉलिटी का। देखते हैं ये क्या कह रहा है। इन इंडिया, अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड इफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो, कैग के ऑफिस से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया है। पूछ क्या रहा है कि कैसे कैग एक जो पैसे हैं, पब्लिक फंड है, उसका इफिशिएंट और इंटेंडेड पर्पस से यूज करता है। समझ में आया? जो ऑफिस ऑफ कैग है वो कैसे पब्लिक फंड को सही तरीके से यूज करते हैं, उनका क्या रोल है, देखते हैं। कैग एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नहीं, ये गलत है। दूसरा देखते हैं। कैग रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्टर्स आर डिस्कस्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी। हाँ, ये सही है, ठीक है। ऐसे कैग क्या करते हैं? पब्लिक फंड्स को इफिशिएंटली और इंटेंटली पर्पज से यूटिलाइज करते हैं। थर्ड क्या है? Information from CAG report can be used by investigating agency to press charge against those who have violated the law while managing public finance। ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर सी होगा। समझ में आ रहा है कैसे? सेकंड थर्ड है, यहाँ से आप एलिमिनेट कर दिए। सेकंड थर्ड है बट फर्स्ट नहीं है, तो यहाँ से ये, सॉरी, ये तो आंसर ही आ गया, तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आंसर सी हो गया। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज are specified by it. Similarly, during national emergency, parliament may extend the normal tenure of state legislative assembly by 1 each time. Statement second सही है। PAC chief function is to examine the audit report of CAG after it is led in the parliament, ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करते हैं।
ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एमंग द नोटिशिएबल फीचर्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन का नोटिसिएबल फीचर इनमें से कौन कौन सा या कौन सा है, ये पूछ लिया। देखो ये ध्यान दीजिएगा, 13th फाइनेंस कमीशन डिजाइन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अ कंपनसेशन पैकेज लिंक टू अदरेंस टू द प्रपोज डिजाइन, ये है 13th फाइनेंस कमीशन में ये स्टेप लिया गया था। सेकेंड क्या है, अ डिजाइन फॉर क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब इन द नेक्स्ट 10 years इन कॉन्सोनेंस विथ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, नहीं ये 13th फाइनेंस कमीशन में नहीं रिकमेंड किया गया, सॉरी ये नहीं, ये सेकंड जो है ये नहीं रिकमेंड किया गया था, सेकंड को एलिमिनेट करिए, फर्स्ट तो है ही, थर्ड देखते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडीज एज ग्रांट्स, हाँ ये भी है 13th फाइनेंस कमीशन से ये भी रिकमेंडेशन हुई थी। आंसर क्या हो गया, सी। ये तो करंट से क्वेश्चन था बाय द वे। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, 13th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय एल केलकर, कब, 13 नवंबर 2007 में। 13th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड बोथ सेंटर एंड स्टेट शुड कॉन्क्लूड ग्रांट बार्गेन to implement the model goods and service tax to incentivize the state commission recommended a sanction of the grant of rupees 500 billion। ये स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, ये जो लैक्स ऑफ जॉब वगैरह है ऐसी सारी बातें 13th फाइनेंस कमीशन में नहीं की गई थी, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो 2012 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब देखा ना आपने 18 क्वेश्चन थे, ह्यूज अमाउंट पॉलिटी का होता है, ठीक है।